हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ये टॉपिक से हमारा स्टार्ट होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। फ्रांस की पॉपुलेशन का यहाँ पे बात किया जा रहा है कि 1715 में वो 23 मिलियन होता है और 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाता है 1789 में, जिस समय हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा है। ठीक है, उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। तो उस समय जो पॉपुलेशन जो फ्रांस की थी वो 28 मिलियन थी। तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वो सडनली इंक्रीज़ कर जाता है। मतलब लोग को फूड ग्रेन्स चाहिए और उन्हें उतना मिल नहीं रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और उसी समय क्या होता है कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई लेकिन फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। दैट इज़ जितना डिमांड हो रहा है उसके कंपैरिजन में प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन कम होता है तो क्या होता है कि कमी हो जाती है। तो और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब कमी हो गई है तो और डिमांड ज़्यादा है तो अब प्राइस जो है ब्रेड का वो इंक्रीज़ कर दिया गया, क्योंकि जब डिमांड बढ़ गई और प्राइसेस तो ऑब्वियसली बढ़ाए जाएंगे क्योंकि उस समय कम सामान है। तो ब्रेड का जो प्राइस है वो अचानक से बढ़ जाता है। और ऐसा कहा गया है कि ब्रेड तो ऐसी चीज़ थी, स्टेपल डाइट थी, जो सभी लोग मेजॉरिटी ऑफ पीपल यूज़ कर रहे थे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस ब्रेड को यूज़ कर रहे थे, अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे थे, खा रहे थे, उनका ये फूड ग्रेन था। और इसी का प्राइस जो है वो बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ साथ भी कंडीशन वर्स करने के लिए क्या हो जाता है कि जो वर्कर्स जो कि एज लेबरर्स एक मजदूर के तौर पर जो दुकान में वर्कशॉप्स में जो वो काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके जो ऑनर्स होते हैं वो प्राइसेस को फिक्स कर देते हैं। उनका जो वेज का जो कॉस्ट है वो फिक्स कर देते हैं। दैट इज़ जितना भी घंटा काम करेगा कोई भी लेबर या फिर कैसा भी वो काम कर रहा है उसका जो वेज है वो फिक्स होगा। और वो फिक्स कौन करेगा? ओनर करेगा। जो वर्कशॉप का जो ओनर है वो करेगा। लेकिन जो वेजेस होते थे वो इतने कम होते थे कि उनका जो ज़रूरत है, जो दाम जो बढ़ गया है सामान का, तो उनका जो ज़रूरत है का सामान जो लेना है उन्हें, परचेस करना है उन्हें, तो उस ज़रूरत को वो बढ़े हुए प्राइस को वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके वेजेस कम हैं। तो इससे क्या हुआ कि वेजेस कम होने के कारण जो गरीब और जो अमीर के बीच का जो डिफरेंस था, जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होते गए और जो अमीर है वो और भी अमीर होते गया। और इसके साथ साथ कंडीशन और भी बुरी हो जाती है जब कोई अकाल आ जाए। दैट इज़ जब बारिश ना हो, क्योंकि बारिश तो ज़रूरी है। अगर कोई फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर ग्रोथ हो रहा है तो वहाँ पे तो ज़रूरी है। तो उस समय अगर कोई ड्राउट का सिचुएशन आ गया या फिर हेल पड़ने लगा, दैट इज़ ठंडी हो गई मौसम और बर्फ़ वगैरह पड़ने लगा, तो उससे क्या हो रहा है कि हार्वेस्टिंग जो है और भी घट गया, रेड्यूस्ड हो गया, कम हो गया। तो यही सब सिचुएशन के कारण क्या होता है, इन कंडीशंस के कारण एक ऐसा सिचुएशन आता है जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस पूरे फ्रांस में आ जाता है। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा सिचुएशन है, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है, ऐसी बुरी हालत हो जाती है जब लोगों का जो बेसिक मीन्स है लाइवलीहुड का बेसिक मीन्स दैट इज़ खाना, हमें खाने मिल जाए, पेट भरा रहे हमारा दिन भर, तो यही हमारा एक जो बेसिक ज़रूरत है जो एक गरीब से गरीब इंसान को भी चाहिए। तो ये जो ज़रूरत है वो भी खतरे में आ जाता है, तो ये भी उन्हें नहीं मिल पाता है। तो ये इस एक्सट्रीम सिचुएशन को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। तो ये फ्रांस में जो है पूरा फैल गया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस है वो उस वक्त ही नहीं आया, इसके पहले भी आ चुका है। जो ओल्ड रिजाइम थी फ्रांस की, ओल्ड रिजाइम क्या है हमने वीडियो में देखा है, 1789 का पहले जो फ्रांस का सिस्टम उसे ओल्ड रिजाइम कहा गया है। तो ओल्ड रिजाइम के समय ऐसा बहुत बार हुआ है जब फ्रांस में सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुए हैं। यहाँ पे देखो एक चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट। यहाँ पे देखा जा रहा है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों हुआ, इसके क्या क्या रीजंस थे। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का क्यों हुआ था? क्योंकि देखो सबसे पहले तो 23 मिलियन से पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गया, 5 मिलियन बढ़ गया। इसके साथ साथ क्या हुआ, जब पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन जो डिमांड था फूड ग्रेन का वो बढ़ा, लेकिन प्रोडक्शन घट गया क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। और क्या हुआ, जो वर्कर्स जो एम्प्लॉयड थे वर्कशॉप्स में, तो उन्हें जो वेजेस मिल रहा था बहुत ही कम मिल रहा था, वो भी फिक्स्ड थे। वेजेस जो है वो क्या थे? फिक्स्ड थे। और क्या क्या हो रहा था,
तो जो भी कभी ऐसा सिचुएशन आ रहा था जब ड्राउट आ जा रहा था या फिर हेल पड़ रहा था, बर्फ़ वगैरह पड़ रहा था, तो हार्वेस्टिंग और भी इंडेंजर्ड हो जा रही थी, बुरी हो जा रही थी, ख़राब हो जा रही थी। तो इस तरह से रीजंस हैं जिनके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। और एक और यहाँ पे दिया गया है डिजीज़ एपिडेमिक्स, जैसे कि कोरोना वायरस फैला तो उसी तरह वहाँ पे बीमारी भी फैली जिसके कारण भी लोगों को प्रॉब्लम हुई, सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है आपको, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेज। एक ऐसा क्लास, मिडिल क्लास ग्रो होता है, सामने आता है, जो कि एक ऐसा सोसाइटी के बारे में सोच रहा है, ठीक है, उसका एक ऐसा सोचना है, ऐसा सोसाइटी के बारे में वो इमेजिन कर रहा है जिसमें से प्रिविलेज जो है वो नहीं होंगे, प्रिविलेज को ख़त्म किया जाएगा। प्रिविलेज क्या था, हमें याद है कि टैक्स देना है सिर्फ थर्ड स्टेट को, और जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट है उनको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये सारे जो हैं एक ऐसी सोसाइटी हम बनाएंगे, मिडिल क्लास ऐसा सोचते हैं कि ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें से किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि पास्ट में, इन द पास्ट peasants एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। जो फूड का कमी हुआ या फिर जो टैक्सेस बढ़े, तो इसके कारण जो peasants हो गए, किसान हो गए, जो काम करने वाले लोग थे, वो बहुत सारा ऐसा रिवॉल्ट कर चुके हैं इसके खिलाफ। लेकिन उनका क्या था कि एक प्रोग्राम वे में नहीं था, वे जो भी रिवॉल्ट कर रहे थे उसका एक डेफिनेट एक वे में नहीं चल रहा था जिस पे एक फुल स्केल मेज़र में उस रिवॉल्ट को लेगा जाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर रिवॉल्ट एक अच्छे प्रोग्राम्ड वे में या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो, तो नहीं होने के कारण ही क्या हो रहा था कि वो कितने भी रिवॉल्ट कर रहे थे वो सब बर्बाद हो रहा था, मतलब बेकार जा रहा था। मतलब किसी भी तरह का सोसाइटी में या तो सोशल या तो इकोनॉमिक चेंज नहीं आ रहा था जो कि वो चाह रहे थे, जिसके लिए वो रिवॉल्ट कर रहे थे। तो अब यहाँ से जब वो रिवॉल्ट कर रहे हैं तो इसी से दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। तो अब ये जो भार है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किन में आ गया, तो वैसे थर्ड स्टेट के लोग में आ गया जो कि प्रॉस्पेरस थे, जिनके पास पैसा आ गया था, उनका कुछ वेल्थ हो गया था, उनके पास पैसे जमा हो गए थे, प्रॉपर्टी उनका कुछ बन गया था। इसके साथ साथ वैसे लोग जो कि एजुकेटेड थे, जिनको एजुकेशन मिला, तो एजुकेशन मिलने वाले लोग और जो प्रॉस्पेरस वाले लोग थे उनमें एक नया आइडिया आया और वे लोग जो है वो उनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया रिवॉल्ट को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे लेगने का, कैरी करने का। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 18th सेंचुरी थी फ्रांस की, उसमें एक नए सोशल ग्रुप का इमर्जेंस हुआ, सामने आए, जिसे मिडिल क्लास कहा गया। जो नया सोशल ग्रुप हुआ उसे ही हम मिडिल क्लास कहेंगे। अब ये मिडिल क्लास वाले लोग जो है वो कहाँ से हैं, कौन है, तो वो हम देखेंगे। तो जो मिडिल क्लास की जो अर्निंग होती थी, जो वो वेल्थ कमाते थे, वो कहाँ से कमाते थे, या तो किसी दूसरे कंट्री में ओवरसीज ट्रेड करके, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करके, या फिर मैन्युफैक्चर करके गुड्स को बनाकर मैन्युफैक्चर करके, वैसे गुड्स जैसे कि वुलन हो गए, सिल्क हो गए, इसके कपड़े बनाकर, और वो या तो एक्सपोर्ट करते थे किसी दूसरे जगह पे, या तो फिर जो रिच मेंबर्स होते थे सोसाइटी के, जो कि उन कपड़ों को लेके अफोर्ड कर सके, जो उन कपड़ों को अफोर्ड करते हैं और वो पहन सके, ठीक है, तो वे लोग जो है वो प्राइस, उन्हें उतने अच्छे दाम में कपड़े को खरीद कर जो उनका जो प्राइस है वो इन लोगों को मिल रहा था। इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि जो मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो भी व्यापार हो रहे थे या फिर जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, बना रहे थे, और जो थर्ड स्टेट के प्रोफेशनल पर्सन्स थे। प्रोफेशनल पर्सन्स कहने का मतलब क्या है कि जो भी एजुकेटेड पीपल थे, जो कि लॉयर्स थे या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, तो ये दोनों का जो ग्रुप था वो मिडिल क्लास का ग्रुप कहलाया। मिडिल क्लास के ग्रुप में यही लोग थे, और ये सारे हम बोल सकते हैं कि एजुकेटेड थे, एंड एजुकेटेड के साथ साथ इनके पास वेल्थ था, अपना प्रॉपर्टी था, एंड बिलीव, इनका एक विश्वास रहा, इनका एक आइडिया रहा कि सोसाइटी में किसी भी तरह का कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, सभी जो लोग हैं वो इक्वल होना चाहिए, एंड सभी को इक्वल राइट मिलना चाहिए, किसी भी तरह का सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जो भी प्रिविलेज राइट जो दिया गया है फर्स्ट ग्रुप को, सेकेंड ग्रुप को, उसको ख़त्म किया जाए, किसी को भी एक ऐसा स्पेशल जो राइट बोलते हैं नहीं होना चाहिए।
रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड अपॉन हिज मेरिट। उनका कहना था कि अगर किसी को सोशल पोजीशन देना ही है, अगर एक अच्छा पोस्ट देना है, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, तो उसको एक मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। उसका कैपेसिटी है उस चीज़ के लिए, वो एबल है, एबिलिटी है उसमें, तभी उसको वो पोजीशन दिया जाए। तो ये जो आइडियाज़ हैं वो एक ऐसे सोसाइटी चाह रहे थे जहाँ पे सबको फ्रीडम मिले, सबको इक्वल लॉ मिले, मतलब कि जो भी है सबको के लिए कानून जो है इक्वल हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे किसी भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो ये जो आइडिया है वो रखा किसने? तो ये आइडिया रखने वाले फिलोसोफर थे। फिलोसोफर क्या होते हैं कि वैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग, जो कि अपना कुछ आइडियोलॉजी उनका होता है, वो सोसाइटी को क्या करते हैं? इनलाइटन करते हैं। जैसे सोसाइटी में अगर कुछ बुरा फैला हुआ है, सोसाइटी में कोई बुरी सिस्टम अगर है, तो उसको चेंज करने का वो आइडिया दिए। और ये जो आइडिया रखने वाले थे वो कौन थे? जॉन लॉकी थे पहले फिलोसफर। एंड दूसरे फिलोसफर क्या थे? दूसरे फिलोसफर कौन थे? जीन जैक्स रूसो। ये जो थे वो दो फिलोसफर्स थे जिन्होंने आइडिया दिया एक ऐसे सोसाइटी का जहाँ पे सब कुछ, सब लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, इक्वल लॉ सबके लिए होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी इक्वल होना चाहिए सबके लिए। तो इनका जो बुक है, लॉकी एक बुक लिखे थे जॉन लॉकी, उनका बुक का नाम है ट्रू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये उनका जो बुक है, तो इसमें लॉकी ने क्या कहा? तो लॉकी ने क्या कहा कि एक ऐसा जो डिवाइन जो पावर दिया गया है राजा को, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो राजा को जो एब्सोल्यूट राइट दिया गया, और ऐसा कहा गया है कि राजा को भगवान से दैविक शक्ति प्राप्त है और राजा को हम लोग को मानना है, और जो कहेगा वो उससे हमें स्वीकार करके उस जो भगवान का भेजा हुआ जो है वो एम्बेसडर है, तो उसे हमें फॉलो करना होगा। तो ये जो है इसको ख़त्म किया जाए, तो वो लॉकी का कहना था उनके बुक में। उसके साथ साथ जो रूसो हैं, तो उन्होंने क्या कहा? रूसो का कहना था एक ऐसा आइडिया वो सामने लाएं और उनके अकॉर्डिंग एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जिसमें से क्या होना चाहिए? एक सोशल कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए बिटवीन अ पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए जो कि लोगों और जो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके बीच का एक रिलेशन होना चाहिए। मतलब जो लोग हैं वो इक्वल वोट करेंगे और अपना एक गवर्नमेंट बनाएंगे। तो इस तरह का जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इस तरह का एक सोसाइटी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और दिया गया है, यहाँ पे एक बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज। एक और यहाँ पे हम बुक पढ़ रहे हैं द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये जो स्पिरिट ऑफ लॉज है वो किसने लिखा था? मॉन्टेस्क्यू। तो इन्होंने कहा कि जो पावर जो है सोसाइटी में वो डिवाइडेड होना चाहिए, किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। जो पावर है गवर्नमेंट में डिवाइडेड, ऐसी सरकार बनेगी जिसमें जो पावर है वो डिवाइडेड रहेगा। एक हमारा लेजिस्लेचर होगा, एक हमारा एग्जीक्यूटिव होगा, एक हमारा जुडिशियरी होगा। जैसे कि हम आज देखते हैं हमारे गवर्नमेंट में ऐसा ही पावर डिवीज़न है। लेजिस्लेचर क्या होती है? जो कानून को बनाती है। हमारा पार्लियामेंट हो गया। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? जो एग्जीक्यूट करता है। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव में आ गए, तो ये सारे हमारे एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है। और जुडिशियरी में क्या हो गया? हमारा कोर्ट सिस्टम, तो वो जुडिशियरी में आ गया। तो वो जो आइडिया है किन्होंने दिया है? मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। तो इनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। ये जो मॉडल जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, जब अमेरिका, जब उसके 13 कॉलोनीज़ जो है इंडिपेंडेंस हो गए हैं, ब्रिटेन से उन्हें आज़ादी मिल गया, तो वे लोग क्या किए? इसको अडॉप्ट किए, इस आइडियोलॉजी को। जो अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अमेरिकन ने, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं वो किस तरह से, उनका क्या सोचना था, उनका आइडिया हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिल सकता है। क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो था उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने भी आइडियाज़ फिलोसफर्स दे रहे थे वो हर जगह, मतलब लोगों के बीच में आइडिया फैल रहा था, सैलून्स में, कॉफ़ी हाउस में, मतलब जहाँ पे भी जो लोग देख रहे थे एक दूसरे को ग्रुपिंग में करके इनकी आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे थे। और इसलिए क्योंकि एक समाज में एक नया बदलाव लाने का ये आइडिया था,
जिसमें सभी लोग को फ़ायदा होने वाला था, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाला था। तो इस तरह से ये हर जगह पे इनके आइडिया को, इनकी बातों को फॉलो किया गया। इस जो अलग अलग बुक्स निकलने लगे जिनमें इनके आइडियाज़ को लिखा गया, न्यूज़पेपर में इनका आइडिया फैला। इसके साथ साथ क्या हुआ, वैसे लोग जो कि नहीं पढ़ पा रहे थे या फिर लिख पा रहे थे, दैट इज़ कि अगर उन्हें लिखने या पढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है तो हम बोल सकते हैं वो अनएजुकेटेड पीपल्स हैं। तो उनके लिए क्या किया गया, तो एक बड़ा बड़ा ग्रुप ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें फ्रिक्वेंटली जो है वो एकदम ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाने लगा, ताकि उन्हें भी सुनाई दे, समझ में आए कि क्या चल रहा है और किस बात के बारे में हमें सोचना है। और इसी तरह से क्या होता है कि भीड़ में बात होते होते राजा के पास ये बात पहुंच जाता है। लुई 16 को समझ में आ जाता है कि इस तरह से लोगों में क्या हो रहा है, एक रिवॉल्ट का, एक सडन रिवॉल्ट का जो उनके अंदर फीलिंग आ रहा है। और सिर्फ एक जगह पे नहीं है, वो हर तरह के लोग, क्योंकि बात जिस तरह से फैल रहा था तो उन्हें लगा कि अब हर तरह के लोग क्या करेंगे, अब रिवॉल्ट करेंगे। तो रिवॉल्ट के डर से वो क्या करते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं। तो लुई 16 क्या करते हैं कि वो इम्पोज करते हैं फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसी वक्त जो लुई 16 है उनका प्लानिंग चल रहा है कि थोड़ा और टैक्स को बढ़ा दें। ऐसे क्या होगा कि जो खर्चा, जो उस समय फ्रांस का जो फिनेंशियल खर्चा था वो बढ़ गया है और फिनेंशियल खर्चा जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण क्या करेंगे कि हम टैक्स को बढ़ा देंगे। तो अब ये जो बात था, वो जो पीपल्स होते थे, थर्ड स्टेट के जो पीपल्स थे, उन्हें ये बात अच्छी पसंद नहीं आई और इनका जो गुस्सा था लुई 16 के अगेंस्ट, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। एंड उसके साथ साथ किस चीज़ का गुस्सा था, प्रिविलेज का, क्योंकि उन्हें पता है कि जो टैक्स बढ़ेगा वो तो देने वाला है नहीं फर्स्ट और सेकेंड स्टेट, देगा कौन, थर्ड स्टेट। तो इस तरह से और भी जो गुस्सा उनमें बढ़ जाता है प्रिविलेज को ख़त्म करने का। तो अब यहाँ से हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्यूशन किस तरह से इंसान में जो लोग थे वहाँ के थर्ड स्टेट के, किस तरह से उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। लोग सोच रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है, प्लानिंग चल रहा था, आइडियोलॉजीज़ आ रहा था सामने उनके, और पीपल ऐसे उन्हें लोग भी मिल गए जो उन्हें रिप्रेजेंट करें। और इस बार जो उनका रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्ट होगा, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, क्योंकि उन्हें आइडियोलॉजिकल पर्सन्स मिल चुके हैं। सोसाइटी में एजुकेशन बढ़ गया है, लोगों के पास पैसा भी आ गया है, प्रॉपर्टी भी आ गया है। तो इस तरह से अब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में लड़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन कैसे वहाँ पे स्प्रेड होता है। लुई 16 क्या किए थे कि टैक्सेस को बढ़ा दिए थे फॉर रीजन्स यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। हमें पता है कि किस लिए जो है सेक्शन को बढ़ाया, जो टैक्स को बढ़ाया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो उनका खर्चा था वो निकल नहीं रहा था। कहाँ क्या खर्चा हो रहा था हमने पढ़ा था, जो सरकारी जो बिल्डिंग्स हो गए, उनका खुद का पैलेस में इतना खर्चा हो रहा था। तो हमने वो फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उसमें ही हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि वो सोचे कि ये टैक्स को बढ़ाना है, तो ये जो आइडिया है फिर टैक्स को बढ़ाना है तो ये अप्लाई करना, तो इसके लिए कैसे क्या होता है, तो जैसे कि एक गवर्नमेंट है तो वो बुलाते हैं लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को। तो उसी तरह से फ्रांस में भी हुआ। उस समय क्या था, जो ओल्ड रिजाइम का जो सिस्टम था, जिस समय सरकार जो उस समय जो गवर्नमेंट था वो कोई नहीं था, वो क्या राजा था, मोनार्कियल सिस्टम था। तो उस समय क्या था कि जो टैक्स जो इम्पोज करना है राजा को, तो वो अपने आप नहीं करना है, अपने जो है कि मन किया आज टैक्स बढ़ाना है तो कल जो है वो एक डिक्री जो है वो सुना देना है, एक ऑर्डर सुना देना है कि टैक्स बढ़ गया। उसमें क्या होता था कि उन्हें भी एक असेंबली बुलाना पड़ता था। तो उस समय रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल, उन्हें भी एक मीटिंग बुलाना पड़ता था स्टेट्स जनरल का। उस समय जो फ्रांस में जिस बॉडी को बुलाकर, असेंबली को बुलाकर उन्हें एक मीटिंग लेने में, डिसीज़न लेना है किसी भी लॉ को जो डिक्लेयर करने में, तो उन्हें स्टेट जनरल को बुलाना पड़ता था, उसका मीटिंग होता था। जब स्टेट जनरल का मीटिंग होता था उसके बाद वे लोग मिल के डिसाइड करते थे, वोट होता था, और उसके बाद भी कोई भी नया टैक्स हो गया, फिर कोई न्यू रूल हो गया तो उसका प्रपोजल जो है वो पास होता था।
ठीक है। अब ये स्टेट जनरल क्या है, तो स्टेट जनरल उस समय एक पॉलिटिकल बॉडी थी फ्रांस की, जिसमें से जो 3 स्टेट्स के जो पीपल्स होते थे, फर्स्ट स्टेट के, सेकेंड स्टेट के, थर्ड स्टेट्स के, तो वे लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। जैसे कि अभी होता है, हम लोग क्या करते हैं, MP और MLA चुनते हैं, तो उसी तरह से अपना अपना जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वे अपना वो भेजते थे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन जो मीटिंग कब बुलानी है वो कौन डिसाइड करेगा, मोनार्क, राजा का डिसीजन होगा अपना कि मीटिंग कब बुलानी है कब नहीं। स्टेट जनरल जब चाहे कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहिए, राजा से क्वेश्चन पूछना चाहिए अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो फिर ऐसा कोई उन्हें पावर नहीं था, राजा ही डिसाइड करेगा कि कब मीटिंग बुलानी है कब नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लास्ट टाइम जब फ्रांस में स्टेट जनरल्स का मीटिंग बुलाया गया था वो 1614 है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उस समय 1614 में बुलाया गया था। अब जब बुलाया जा रहा है तो उसमें डेट क्या है, 1789। मतलब इतने के बीच के गैप में एक बार भी स्टेट जनरल का मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं कि 5 मई 1789 का टाइम था उस समय जब लुई 16 ने एक असेंबली बुलाया ऑफ द स्टेट जनरल का, जितने भी स्टेट जनरल के रिप्रेजेंटेटिव थे उनको वहाँ पे बुलाया। अब यहाँ पे बुलाया क्यों, तो उन्हें एक प्रपोजल पास करना था फॉर न्यू टैक्सेस, नया टैक्स जो लाना था उन्हें, तो उसका प्रपोजल पास करना था। अब प्रपोजल जो पास किया जा रहा है और जिस तरह से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये सारा हम प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो वर्सेलिस था वहाँ पे एक रिस्प्लेंडेंट हॉल था, एक ऐसा हॉल था जहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लैमरस हॉल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम ग्रैंडवर, एकदम ऐसा अट्रैक्टिव हॉल था, बहुत ही बड़ा हॉल था। तो उसको जो है प्रिपेयर किया गया ताकि जो डेलीगेट्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका मीटिंग यहाँ पे हो। सबसे पहले तो उस हॉल को तैयार किया जाता है। अब यहाँ पे बोला जाता है कि हॉल में जो लोग आ रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव आ रहे थे, वो किस स्टेट से कितने लोग थे। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के थे वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना था उन्हें। फर्स्ट स्टेट के भी 300 होंगे, सेकेंड स्टेट के भी 300 होंगे। लेकिन जो थर्ड स्टेट होगा उनका 600 मेंबर्स होगा। एज रिप्रेजेंटेटिव्स वो कितने मेंबर्स भेजेंगे आगे, 600। इसलिए क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट का जो पॉपुलेशन था बहुत ही कम था, जबकि हम देख रहे हैं कि फ्रांस का 97% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट का था। तो इसलिए उनका जो मेंबर है वो बहुत ही ज़्यादा ना बढ़ा के, लेकिन फिर भी 300 बढ़ा के 600 का मेंबर रखा गया है। लेकिन जो मीटिंग जो होगा हॉल में, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव्स जो है बैठेंगे कैसे, तो ये डिसाइड किया गया था कि जो ऐसे रो में बैठेंगे, रो करके बैठेंगे, मतलब इधर 300 बैठेगा, इधर 300 बैठेगा, और ये दोनों एक दूसरे को फेस करेंगे। मतलब यहाँ पे लगना चाहिए कि डिस्कशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। लेकिन जो थर्ड स्टेट है उसको जगह कहाँ मिलेगा, बैक में, इधर जो पीछे का जो सीट है वो मिलेगा थर्ड स्टेट को। तो यहाँ से ही देखा जा सकता है कि जो थर्ड स्टेट है उसको मीटिंग में बुलाया तो गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसे इग्नोर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह से उनके बैठने का यहाँ पे सिस्टम था। यहाँ पे अब बोला जा रहा है कि जो थर्ड स्टेट जो थे उनका जो रिप्रेजेंटेशन जो था असेंबली में, तो वो कौन थे, तो बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर्स, जो भी पढ़े लिखे लोग थे या फिर जिनके पास प्रॉपर्टी थी, तो वे सारे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पे जा रहे थे। जो भी पेजेंट्स हो रहे थे, आर्टिसंस हो रहे थे, किसान हो गए, विमेन हो गई, तो ये लोगों को छोटे छोटे लोग यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसमें से विमेन को भी लिया गया है, विमेन। तो ये सारे जो लोग थे उन्हें असेंबली में कोई भी एंट्री नहीं मिलेगा, ये लोग असेंबली के बाहर ही रहेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि वहाँ का सिस्टम था, वहाँ का अरेंजमेंट था उस असेंबली का, ये हमने देखा। इसके साथ यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं या फिर वैसे थर्ड स्टेट के लोग जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो वे लोग अपना जो है प्रॉब्लम को लेटर के थ्रू, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते थे उनके थ्रू उस असेंबली में अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ पे रखते थे, और ये जो लेटर्स लिखने का काम कर रहे थे कौन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। अब यहाँ पे दिया जा रहा है, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वोटिंग का जो राइट वहाँ पे मिल रहा है, कि जब बुलाया गया है असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो किस तरह से उनको प्रपोजल पास जो करना होता है, तो एक वोटिंग होती है। तो वोटिंग सिस्टम में भी एक जो है वहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब होता है। जैसे कि वोटिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेट जनरल का, तो वो जो है वो कंडक्ट होता था, तो जो वोटिंग जो कंडक्ट होता था उसका भी एक अपना सिस्टम था कि जो भी स्टेट है ना,
डिफरेंट स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो उसका अपना एक ही वोट होगा। मतलब पूरा जो फर्स्ट स्टेट है उसका 1 वोट, पूरा जो सेकेंड स्टेट है उसका 1 वोट, एंड जो थर्ड स्टेट है उसका 1 वोट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस समय जो लुइस 16, उन्हें तो पता ही था कि उस तरह से फिर से वही करेंगे हम जो पुराना प्रोसेस करते आ रहे हैं। पुराना प्रोसेस क्या है कि जो फर्स्ट स्टेट है एंड जो सेकेंड स्टेट है तो वो तो मिलकर, हाँ, तो वो जो फर्स्ट स्टेट है सेकेंड स्टेट है तो इसका भी एक वोट है, इसका भी एक वोट है, तो मिलके दो वोट तो मिले ही हैं। तो मतलब जो लुइस 16 चाह रहा है, जो मोनार्की चाह रहा है, तो उसको वो मिल ही जाएगा। मतलब जितने भी प्रपोजल वो लाने वाला है वो अप्लाई होगा ही, क्योंकि वो जीतने वाला है। वोटिंग सिस्टम में 2 वोट्स मिलेंगे और जो थर्ड स्टेट है वो अकेली रह जाएगी, क्योंकि उसके पास तो एक ही वोट का राइट है। तो इस तरह से यहाँ पे उनका मानना था। लुइस 16 को लग रहा था कि इस बार फिर से वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इसी तरह का जो है प्लानिंग उनका पास से चला आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि this was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his books The Social Contrast। तो यही जो बात है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जिसको जो रूसो अपने बुक में लिखते हैं और बोलते हैं कि इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए उनकी बुक में, इसलिए क्योंकि इस तरह का जो सिस्टम था वोटिंग का, उसके खिलाफ वो बोलते हैं कि इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए। और जब किंग जो राजा हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं उनके प्रपोजल को, तो जो मेंबर्स होते हैं थर्ड स्टेट के, वो क्या करते हैं, वहाँ से बाइकआउट कर लेते हैं, असेंबली से बाइकआउट कर लेते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। एज अ प्रोटेस्ट, साइन ऑफ प्रोटेस्ट हम मांग सकते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव जो थे थर्ड स्टेट के, तो वे लोग को मतलब लगा कि फ्रांस का जब इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारा थर्ड स्टेट का, तो हम लोग जो है फ्रांस का स्पोक्स पर्सन है, हम लोग वे लोग हैं, तो हम लोग इतने बड़े अमाउंट में लोग हैं, तो हम लोग अपना खुद का असेंबली बना लेते हैं, खुद का हम लोग ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, पूरे फ्रांस का जो है वो हम आवाज़ को उठाएंगे, रिवॉल्ट करेंगे जो भी बुरा जो सिस्टम चला रहा है उसके खिलाफ। अब क्या होता है कि जून 20 को होता है कि वे लोग एक दूसरे को बुलाकर असेंबल होते हैं, एक जगह पे जमा होते हैं, एंड उस हॉल का नाम क्या होता है, तो वर्सेलिस का ग्राउंड जो है, वर्सेलिस के ग्राउंड में ही एक इंडोर टेनिस था, तो इंडोर टेनिस कोर्ट में ही वे लोग क्या करते हैं, असेंबल होते हैं सभी लोग, एंड अपने आप को ही एक नेशनल असेंबली जो है वे लोग डिक्लेयर कर देते हैं। एंड वे लोग कसम खाते हैं कि जब तक वे लोग फ्रांस के लिए एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जब तक वे लोग नहीं बना लेते हैं, तब तक वे लोग डिस्पर्स नहीं होंगे। दैट इज़ उनका जो असेंबली है वो नहीं टूटने वाला है जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं फ्रांस का। और वे लोग कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे थे, तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पावर जो है मोनार्क का, राजा का जो पावर है उसको लिमिट कर देगा। अभी हम देख रहे हैं कि राजा का अनलिमिटेड पावर है, जो राजा जो चाह रहा है वो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसमें से ज़्यादा राजा का जो पावर है वो लिमिट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिराबियो एंड एबीसीएस नाम के जो 2 फिलोसफर्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उस नेशनल असेंबली के। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिराबियो कौन है, तो मिराबियो जो है वो एक नोबेल फैमिली के ही है, नोबेल फैमिली का ही है वो मेंबर। लेकिन जिस तरह से वो सोसाइटी में देख रहा है कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे जो फ्यूडल प्रिविलेज है जो चला आ रहा है अधिकार, उसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक जर्नल को वे बुलाए, ही ब्रॉट आउट अ जर्नल, एंड जितने भी पावरफुल स्पीचेस हैं वो देने लगे भीड़ को, ताकि भीड़ को जो जितने भी भीड़ जो जमा थी वर्सेलिस में, तो वे उसे क्या करते हैं, पावरफुल स्पीच देके लोगों को और मोटिवेट करने लगते हैं, तैयार करने लगते हैं कि किस तरह से जो उन्हें रिवॉल्ट करना चाहिए और जो सोसाइटी में जितना भी कुछ हो रहा है, चला आ रहा है, वो सब कुछ गलत है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एबीसीएस होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रिस्ट होते हैं, एक पुजारी होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक नोबेल फैमिली से आ गया हमारा, एक क्लर्जी फैमिली से आ गया हमारा। तो ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट भी लिखते हैं, बुकलेट लिखते हैं, जिसमें से सभी बातों को, स्पीचेस को लिखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। अब यहाँ पे जो है जो पैम्पलेट वे लोग लिखते हैं उसका नाम दिए हैं व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट,
आखिर जो थर्ड स्टेट है वो है क्या, तो उस चीज़ को, अपने प्रॉब्लम्स को वहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं उस पैम्पलेट में। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही जो नेशनल असेंबली जो थी वर्सेलिस में बिजी थी अपना, कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना लेती है जो इसमें राजा को पावर को लिमिट कर दिया जाएगा, तो वो तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो है व्यस्त थी, बिजी थी। बट इसके साथ साथ जो फ्रांस के जो पीपल थे, जो कॉमनर्स जो थे, जो कि उस समय रिवॉल्ट का जो उनका मन में पूरा एंगर जो भरा हुआ था, तो इसके कारण ऐसा लग रहा था कि जो पूरा फ्रांस जो है वो उथल पुथल जो है वहाँ पे हो गया है। पूरा फ्रांस में हर तरफ जो लोग हैं वो ऐसा लग रहा है कि रिवॉल्ट हर तरफ से छिड़ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, अ सीवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट। उसी समय बहुत ही मौसम ख़राब हो जाता है और ठंड के कारण जो उनका हार्वेस्टिंग होता है क्रॉप का वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और उसी समय हम देख रहे हैं कि हमने देखा था 1789 में क्या होता है कि बैड हार्वेस्ट होता है, जो उनका स्टेपल डाइट है ब्रेड उसका दाम बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है। और भी जो बहुत ज़्यादा जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ है, तो उन्हें पता है कि इस तरह का कोई क्राइसिस आने वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी सप्लाईज होते हैं उनका होर्डिंग करने लगते हैं। दैट इज़ खरीद के अपने घर में छिपा के रखना वो लोग करने लगते हैं काम। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेकरी में जो लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक वैसे लोग थे जो कि पूरे सप्लाईज को मतलब कम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, जिसका होर्डिंग करने लगे वे लोग। और वहीं जगह पे दूसरे ऐसे लोग थे जो कि घंटों लाइन में खड़ा हो रहे थे ताकि उनको ब्रेड मिल जाए, ठीक है, अपने सामान को खरीदने के लिए। तो इस तरह से जो यहाँ पे देखा जा रहा है कि क्राउड्स ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। जो वीमेन थी वो इतना गुस्सा हो गई कि वो पूरा शॉप्स में जो दुकान जो बेच रहा था ब्रेड, वहाँ पे घुस जाती हैं और तोड़फोड़ करने लगती हैं। और उसी समय क्या होता है कि राजा को डर हो जाता है कि अब इसी तरह से हर तरफ रिवॉल्ट होने वाला है। तो किंग जो है, उसका जो आर्मी होता है, वो द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। जो राजा है वो ऑर्डर कर देता है कि सभी जो ट्रूप्स को पेरिस आया जाए, क्योंकि राजा वहीं पे रह रहा है। तो अब उसे जो डर लगता है कि हो सकता है उस पर भी हमला हो जाए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जो किंग था वो ऑर्डर किया था ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। राजा क्यों बुलाया था ट्रूप्स को, ताकि उसको प्रोटेक्शन मिले। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि राजा जो है वो उन पे ही हमला करने वाला है और उन पे जो है फिर से जो रिवॉल्ट है वो उनके अगेंस्ट होगा। जो आर्मी है वो उन पे जो है वो उन पे ऑर्डर कर देगा कि उस पे जो है गोली चलाया जाए या फिर उनको मारा जाए। तो इस तरह से डर उनमें हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, फिर से रिवॉल्ट उनका और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और बेस्टाइल फोर्ट जो होता है, डिस्पोटिक जो सिंबल था राजा का, उसको वो ख़राब करते हैं, स्टॉर्मिंग करते हैं। हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वीडियो हमारा था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था और इसका रीज़न क्या है, तो इसके पीछे के ये सारे रीजंस थे जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ऑन 14 जुलाई क्या हुई थी, जो एजिटेटेड क्रॉड थी, ऐसी क्रॉड जिसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था, वो क्या करती है, बस्टाइल को बर्बाद कर देती है, स्टॉर्म कर देती है, तोड़फोड़ कर देती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ से हमारा वहाँ का जो चीज़ है वो रिलेट हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा नहीं तो। अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।